वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी सीडीपी क्लास है, चाइल्ड डेवलपमेंट की। और ये लास्ट वीडियो का मतलब प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। अब आप बताना कि कौन सी अवस्था में है 2 से 7 साल का बच्चा। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी, 4 यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो संवेदी अवस्था वो होती है 0 से 2 तक। और जो आपकी पूर्व वाली होती है वो होती है 2 से 7 तक की। और जो आपकी मूर्त वाली होती है वो होती है 7 से 11 तक की। और जो आपकी औपचारिक संख्यात्मक होती है ये होती है 11 से ऊपर, मतलब 18 तक। ठीक है, 11 से 18 तक की आपकी। तो यहाँ पर जो आपका स्टेज है, स्टेज नंबर यहाँ 2 से 7, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है आपको बताना। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। मतलब आपने यदि ये पता होगा, यदि आपने कभी ये इमेज देखी होगी या डायग्राम, ठीक है ना, जिसमें आपको 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं और इन तीनों सर्कलों के बीच में जो सेंटर का ये है, ये प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता होती है। ठीक है ना, यहाँ पे एक साइड क्रिएटिविटी होगा, एक साइड में उच्च योग्यता होगी, एक साइड में आपकी एबिलिटी होगी, सृजनात्मकता, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन तीनों को मिलकर आपका जो है बच्चा प्रतिभाशाली बनता है। तो उससे वही पूछा, वो तीनों चीज़ कौन कौन सी जो इसको डेवलप करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना ही प्रेरणा होगा, ना ही इसमें वचनबद्धता होगी। थर्ड है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता, ये भी नहीं है आपका। और फोर्थ ऑप्शन आपका उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च मतलब सृजनात्मकता और उच्च श्रवण शक्ति, तो ये भी नहीं है आपका। जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, क्योंकि इसमें योग्यता होनी चाहिए बच्चे में, सृजनात्मकता होनी चाहिए और वचनबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है। मतलब उसका बेस क्या है, हमने क्या क्राइटेरिया क्या रखी है। रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना या फिर अनुकरण के आधार पर सोचना। देखो, सोचने थिंकिंग में आपकी जो है तर्क होना चाहिए। ठीक है ना, अनुभव के आधार पर सोचना नहीं होगा इसमें, और ना ही आपकी रुचि के आधार पर सोचना होगा। यहाँ पर तर्क महत्वपूर्ण है आपको। ठीक है ना, कि आप तर्क कितने अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, अपनी बातों को रखने के लिए सामने वाले के सामने रख पा रहे हो। और वो जो आप बात सामने वाले के सामने रख रहे हो कि मेरा ये तर्क है या फिर मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, तो उसके पीछे आपका कुछ आधार भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे जो बेस्ट तरीका सोचने का यहाँ पर जो सबसे उच्च माना गया है, वो माना गया आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है आपके, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया। देखो, ये तो नहीं करेंगे कि ताकि प्रतिदिन बच्चों घरों से बच्चों को लेकर आया जा सके। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये भी ठीक नहीं है। और आवासीय विद्यालय खोलना, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस इलाके में जैसे बच्चा कोई वंचित बच्चा या फिर कोई अपनी फैमिली का, ठीक है ना, अपनी जनरेशन का फर्स्ट लर्नर है, वो उसे शिक्षा कैसे पहुँचाई जाए। तो ऐसा काम करो ना कि उसके आसपास, मतलब घर के आसपास, मतलब 2 या 1 किलोमीटर के दायरे में, 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोल दिए जाए, ताकि बच्चा स्कूल तक, मतलब बच्चे के पहुँच तक शिक्षा पहुँच पाए। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट तरीका वो है आपका फोर्थ ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाता। ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो शब्द जम्बलिंग विकार है, उसे डिसलेक्सिया है, डिसमोरफीमिया है या फिर डिसलेक्सिया है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो जो बच्चा शब्दों को सही से नहीं पहचान पाता, ठीक है ना, वो अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहा है, सा को वास पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो गलती कर रहा है वो जो बच्चे में दिक्कत है या जो जिस बीमारी से वो ग्रसित है, ठीक है ना, डिसीज है, वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया नाम की जो बच्चे में जो है शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण अन्वेषण मतलब वैज्ञानिक तरीके से खोजने के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका, उसे खेलों से दूर करने के लिए। दूसरा, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए।
थर्ड ऑप्शन आपका उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, तो ये नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल होगी ना, आप भी जानते हो। फोर्थ है उसे शरारत करने से रोकने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। बचा पहला ऑप्शन, उसे खेलों से दूर करने के लिए, कि यदि हम वैज्ञानिक अन्वेषण, मतलब उसे हम वैज्ञानिक तरीके से खोज करने के लिए आगे बढ़ाएं, ये गुण बच्चे में विकसित करें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम बच्चे को खेलों से दूर रख पाएंगे। क्यों किया जा रहा है? ताकि बच्चे को खेलों से दूर किया जा सके। तो हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे में जो वैज्ञानिक स्वभाव है, वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक बिहेवियर है, वो डेवलप हो सके। तो यहाँ आपको जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग किस तरीके से कर पा रहा है, कितना अच्छा कितना बुरा, संवेगात्मक रूप से वो स्टेबल है अनस्टेबल है, खेल के दौरान व्यवहार कैसे करता है, टीम वर्क करता है, लीडरशिप करता है, ऐसी अपनी व्यक्तिगत जो है उन्नति के लिए कार्य कर रहा है कि वहाँ बस मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है, आदि को लिखता है। इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो ये सब सूचना उसने रख ली टीचर ने, अब वो बच्चे का मूल्यांकन करेगा, ठीक है ना। ये एक तरह की विधि है। तो कौन सी विधि है? पहली है सूचना विधि है, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली विधि है, तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण विधि है, चौथा साक्षात्कार। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये है जांच सूची। बच्चे की जांच करने के लिए वो एक सूची बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक आर्थिक स्तर का, कि बच्चे का जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो कैसा है। दूसरा ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं, और थर्ड ऑप्शन आपका यांत्रिक अभ्यास की उन्हें आवश्यकता है, मैकेनिकल या टेक्निकल, ठीक है ना, और मैकेनिकल वैसे तो। और फोर्थ ऑप्शन है सीखने की अनुपस्थिति, की सीखने की अनुपस्थिति के कारण, जिस वक्त सिखाया जा रहा था उस वक्त वो अनुपस्थिति के कारण वो बच्चे क्या कर रहे हैं, त्रुटियाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है, यांत्रिक अभ्यास की जरूरत भी नहीं है, और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है, वे कैसे सीखते हैं, उनसे वो चीज़ हमें पता चलती है कि बच्चा गलती कर करके सीख रहा है, या फिर बच्चा इस तरीके से क्यों कर रहा है कोई चीज़, हमें ये चीज़ पता चल जाती है टीचर को। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य थे, कि जो वंचित बच्चे, ठीक है ना, जो जिन तक पढ़ाई नहीं पहुंच पाई, ठीक है ना, एजुकेशन नहीं पहुंच पाई, वो वंचित रह गए, ठीक है ना। तो एक शिक्षक को उनके लिए क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य देंगे, कि हाँ भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कार्य देंगे, ताकि वो और बच्चों को बराबरी आ सके, या फिर उनका जो एजुकेशन जो अचीवमेंट है वो पूरी कर सकें, ठीक है ना, या फिर अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें। तो पहले तो होगा नहीं, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है, कि वो बच्चा वंचित रह गया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन टीचर एकत्रित करे, ठीक है ना, कलेक्ट करे, कहीं से भी ढूंढे, सर्च करे, कुछ भी करे, फिर बाद में उसे अपनी क्लास में सेकंड ऑप्शन में जब टीचर बच्चे की जो है बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, तो उन्हें अपनी उसे पता चलेगा कि बच्चा किस स्तर पे है, उसे किस तरीके से हमें क्लास में सही बच्चे का समाहित करना, ठीक है ना, उसे अलग फील नहीं कराना यदि वो कर रहा है तो, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, चर्चाएँ कर सकता है, ठीक है ना, टीम वर्क दे सकता है, परियोजना कार्य दे सकता है, जिसमें वो सबके साथ मिलकर काम कर सके। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। और थर्ड ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, ऐसा नहीं करना, इससे उनमें एक हीन भावना अपने प्रति या दूसरों के प्रति पैदा हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सके। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, जो बेटर ऑप्शन है वो आपका सेकंड ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र जो है बेहतर होता है, स्थिर रहता है। स्थिर मतलब स्टेबल, जैसे सीख रहे थे, यदि हम एक्स और वाई ऐसे काटते हैं, लाइन खींचते हैं, तो जो है वक्र वो यदि यहाँ पर है तो वो यहीं पर चल रहा है, ठीक है। बेहतर हो जाएगा, बेहतर मतलब वो आगे निकल जाएगा उससे ऊपर। अनवरत है कि उसे मतलब नापा नहीं जा सकता, और समान है, समान मतलब इसी लाइन में चल रहा है, एकदम सीधा समान है। स्थिर और समान आपका एक ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वक्र है ना सीखने का, वो बेहतर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि और सब तो आपकी स्टेबल है, स्थिर है, ठीक है ना, या नापा नहीं जा सकता। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन वो दिखा रहा है कि वो बेहतर हो रहा है, तो बेहतर मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, चाहे वो थोड़ा ही ऊपर जा रहा हो, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तब वे खुद करके देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका शिक्षक की डांट से बचने के लिए, गलत नहीं भाई, वो खुद गतिविधि में भाग इसलिए थोड़ी ले रहे हैं कि बच्चे टीचर से बच सके, ठीक है। दूसरा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, कि दूसरे के सामने में अच्छा करना है, प्रेशर राइट होकर आप
गतिविधियों में भाग ले रहे हो और तब जाकर आप क्रिएटिव बन रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा अपनी रुचि से, और चौथा पुरस्कार के लिए। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं आपका और फोर्थ ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सब ऑप्शन आपके गलत हैं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही यहाँ पर सही बैठा है, ठीक है। कि अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जब बच्चे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे डिप्लोमा कोर्स में इंटरेस्ट है, मुझे कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे किसी चीज़ की जो वुड वर्क होता है हैंड से जो वो कारीगरी करते हैं उसमें इंटरेस्ट है, तो बच्चा उसमें उस फील्ड में उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। अब क्या निहितार्थ है? पहला ऑप्शन प्राथमिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। तो प्राथमिक व्याख्या मतलब पहले अपने व्याख्या दी, फिर जो उन्हें कठिन सवाल दिए उनमें उसकी सहायता नहीं करना कि हमने तो पहले बता दिया, व्याख्या करी तो थी, ऐसा बोल देना, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चे उन गत बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि अवधि उनके बुद्धि अवधि से कम हो। अब देखो, जो बच्चा, दो बच्चे हैं, एक का बुद्धि अवधि कम है और इस बच्चे का मान लेते हैं नॉर्मल है, तो इसके साथ ज़्यादा सीखेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, कि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, ग्रुप में 5 बच्चों का एक दूसरे का सहयोग लेकर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से कार्य देना। और वाइगोत्स्की ने ग्रुप वर्क और टीम वर्क की बात करी है, तो फोर्थ ऑप्शन तो आपको होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? और अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती। मानसिक प्रारूप जो है, मेंटल सेट्स है वो प्रारूप वो है जो समस्या समाधान को क्या मतलब बाधित नहीं करते। मोर्चाबंदी इंटरचेनमेंट समस्या समाधान को बाधित नहीं करते, या फिर निर्धारण समस्या समाधान को जो है बाधित नहीं करते। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या, बताइए? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, बिल्कुल ठीक। छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाना, गलत। छात्रों को अपने मार्ग से विचलित करना भी नहीं है, और ना ही सेकंड और फोर्थ तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि के स्रोत है? शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, समूह नियंत्रित अनुदेशन, शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन, या फिर उपरोक्त सभी तरह के जो है शिक्षण विधियों के प्रकार है। तो यहाँ पर ये सभी शिक्षण विधियों का प्रकार है, इसलिए यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ठीक होगा। सिर्फ इंडिविजुअल शिक्षक भी कर सकता है, समूह वर्ग भी कर सकता है नियंत्रित हो, और ये दोनों भी कर सकते हैं, छात्र और शिक्षक भी अनुदेशन, ठीक है ना। इस तरह के अनुदेशन जो दिए जाते हैं, ये विधि एक तरह की, तो ये सभी विधियाँ, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि देखो गलत तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो गलत वाला तो आप रोंग मार दो, क्योंकि विविध प्रकार की सामाजिक स्थिति है ना, आर्थिक स्थिति है, और पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक, मतलब किसी का कोई कल्चर और सांस्कृतिक रूप से अलग पृष्ठभूमि से लेकर है ना, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से स्वभाव से लोग बोलते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा अमीर है या गरीब है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें संस्कार है। कोई समाज के जिसका समाज इतना बढ़िया है जहाँ पर लोग क्रिएटिव सोच रखते हैं या वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जिसमें जेलसी नहीं है, मतलब कुछ बच्चे जो है, मतलब कुछ नहीं, पूरी क्लास में बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है बच्चे की जो सही बच्चों में अधिगम को, अनुभवों को जो वो है बढ़ाती है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, अधिगम बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, तो ये तो गलत है वाले, जो गलत होगा नहीं, ठीक है ना। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। देखो, श्रेणीबद्ध दिखाई दे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो है बच्चे अपने साथी के साथ अधिक तरीके से और ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 या 16 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, जिसमें सभी आपके टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके ये जो आपके पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, प्ले लिस्ट में आप जाके उन्हें देख सकते हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।